नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष। हमने हरियाणा जीके की एक एमसीक्यू जो क्वेश्चन आपके होते हैं उन क्वेश्चनों की एक सीरीज शुरू कर रखी है और उस सीरीज के अंतर्गत हम बड़े महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर रहे हैं और उन क्वेश्चनों से संबंधित और भी आपके जो महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों के बारे में भी हम विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है भी, तो आज तक जो आपकी अब तक जो कल तक जो क्लास आई थी 24 आ चुकी है। आज की जो क्लास रहेगी वो कौन सी आपकी 25 नंबर क्लास है। आप सब बच्चों का इन क्लासों के प्रति बहुत अच्छा क्या है रिस्पांस मिल रहा है, प्यार मिल रहा है और आगे भी आप सब बच्चे ऐसा प्यार बनाए रखे भी, ऐसी मेरी आपसे आशा है भी। ठीक है सभी बच्चों से। इसके साथ साथ कोई नया बच्चा हमारी क्लासों को देख रहा है तो पोलाइट रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से भी आप हमारे चैनल जीके बाय जीनियस सुभाष सर को क्या करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, बेल आइकन को भी दबाओ ताकि आगे आने वाली जो क्लासें आपको मिलती रहें। इसके अलावा हमारा जो यूट्यूब यानी टेलीग्राम चैनल है जीके बाय जीनियस सुभाष सर नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कीजिए क्योंकि जितनी भी तरह की करंट अफेयर की जो पीडीएफ आपको मिलती है, फीमेल सुपरवाइजर से संबंधित जो पीडीएफ तैयार की थी ब्रिजपाल सर ने बड़ी मेहनत से, वो आपको वहीं पर मिलेगी। इसके साथ साथ मैं आप बच्चों को एक नंबर भी दे देता हूं, 97 287 83 ये ब्रिजपाल सर का नंबर है। इस नंबर पर भी आप पीडीएफ मांग सकते हो। ब्रिजपाल सर का नंबर है ये, यानी जनवरी 2020 से लेके अप्रैल 2021 तक की हरियाणा करंट अफेयर की पीडीएफ, महिला सुपरवाइजर की जो करो उसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हो। ज्योग्राफी की आप जो हमारी करवाई ज्योग्राफी उसकी भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ साथ ग्राम सचिव से संबंधित जो, ठीक है, पंचायती राज से संबंधित जो हमने करवाया था उसकी भी पीडीएफ आप क्या है यहां से ब्रिजपाल सर से प्राप्त, निःशुल्क है, कोई इस चीज का शुल्क नहीं है। बड़ी मेहनत की है ब्रिजपाल सर ने, सलाम है ब्रिजपाल सर को भी। ठीक है भी, तो आज का जो क्वेश्चन है आपका फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करें। कौन सा जो क्वेश्चन है, यानी फर्स्ट जो क्वेश्चन दिया हुआ है, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहां पर बीता था भी, यानी शेरशाह सूरी का जैसे जिक्र किया भी, शेरशाह सूरी का बचपन हरियाणा में कहां पर बीता भी। ठीक है भी, यानी पर कहां पर उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था भी। तो आप सब बच्चे जानते हैं इस चीज के बारे में, इस क्वेश्चन के बारे में। नारनौल में, पानीपत में, सोनीपत में या सासाराम में, कहां पर इन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था? तो नारनौल के अंदर इन्होंने अपना बचपन बिताया था भी। क्या बिताया था? बचपन बिताया था। ठीक है भी, नारनौल उस समय किसके अधीन आता था? आपके हिसार के अधीन आता था। क्या आता था? आपके हिसार के अधीन आता था। तो कुछ इतिहासकार ये भी मानते भी उसका जो जीवन व्यतीत हुआ था वो कहां पर? हिसार में, क्योंकि हिसार के अंतर्गत क्या आता था? आपका नारनौल आता था। और यही नारनौल के आपको ध्यान होना चाहिए, इसके दादा इब्राहिम सूरी भी क्या है? इब्राहिम सूरी। इब्राहिम सूरी क्या थे? यहाँ के जागीरदार थे भी, यानी नारनौल के आसपास के क्षेत्र में इनके दादा इब्राहिम सूरी क्या थे? जागीरदार थे भी। तो इनका आना जाना रहता था, इसीलिए कहते हैं भी इनका जो बचपन है शेरशाह सूरी का वो कहां पर व्यतीत हुआ था? नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर हुआ था। शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद था भी। क्या नाम था? फरीद खां। बचपन का नाम क्या था? फरीद खां था। बाद में इसको क्या दी गई थी? शेर खां की उपाधि दी गई थी। क्या? शेर खां की उपाधि दी गई थी एक शेर को मारने के बाद। ठीक है भी, बाद में इन्होंने शेरशाह सूरी के नाम से भी इनको उपाधि मिली थी। तो बचपन का नाम कई बार पूछा गया था शेरशाह सूरी के। बचपन का नाम जो था वो शेर खां फरीद खां था भी। क्या नाम था इसके? फरीद खां था। इसका जो जन्म, अब इतिहासकार है इसके जन्म के बारे में संशय है भी। कुछ इतिहासकार मानते हैं भी 1472 के अंदर इनका जन्म हुआ था, कुछ इतिहासकार मानते हैं भी 1486 के अंदर इनका जन्म, परंतु सर्वमत जो है सबसे ज्यादा वो 1486 के ऊपर है भी। 1486 में शेरशाह सूरी का क्या हुआ था? पंजाब के अंदर जन्म हुआ था भी। कहां पर? पंजाब में इनका जन्म हुआ था शेरशाह सूरी के अंदर। शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? चलो 1486 हमने पढ़ लिया भी, जन्म हुआ था। 1545 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु। आपको ध्यान होना चाहिए कालिंजर के किले में भी, कालिंजर का जो किला है ना, कालिंजर के किले में 1545 में क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। आप कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है भी कैसे इसकी मृत्यु हुई थी? तो उक्का नामक एक हथियार था, उसको चलाते वक्त वो वापिस आके इसको लगा था
और कुछ कई किताबों में हम पढ़ते हैं बारूदी सुरंग फटने से, ठीक है, वही मान सकते हो बारूदी सुरंग है, या उक्का नामक जो हथियार था ना उसके फटने से क्या हो गई थी, इसकी मृत्यु हो गई थी शेरशाह सूरी। एक अच्छे प्रशासक के रूप में इसको जाना जाता है, भारतीय इतिहास में इसको अच्छे प्रशासक के रूप में जाना जाता है, किसको, शेरशाह सूरी। तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। शेरशाह सूरी का जो बचपन है वो हरियाणा में कहां पर व्यतीत हुआ था, नारनौल के अंदर व्यतीत हुआ था, और नारनौल में ही इन्होंने अपने दादा की याद में इनके दादा का मकबरा बनाया था, जिसको इब्राहिम सूरी के मकबरे के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा शेरशाह सूरी को और किस चीज के लिए जाना जाता है, जीटी रोड के लिए भी, किसके लिए, जीटी रोड, ग्रांट ट्रक रोड के लिए इसको जाना जाता है। ये ग्रांट ट्रक रोड है ना, ये आपको ध्यान होना चाहिए, पश्चिम बंगाल के कोलकाता का जब हम जिक्र करते हैं, क्या है, कोलकाता, कोलकाता के पास एक गांव है सोनार, गांव का जिक्र करोगे, क्या गांव है, सोनार, ठीक है भी, सोनार गांव से ये कहां गया था आपका, पेशावर पाकिस्तान में, पेशावर है पाकिस्तान। आज जो आप पढ़ते हो ना राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 और 2 जो पढ़ते थे पहले, अब तो इसको NH 44 बना दिया है, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 44 बना दिया है। तो 1 और 2 जो मिलकर बनते हैं ना वो आपका ग्रांट ट्रक बनता है। अब जो ग्रांट ट्रक है ये कहां तक है आपका, अमृतसर तक, अर्थात बाघा बॉर्डर तक है, कोलकाता से लेके आप बाघा बॉर्डर। परंतु प्राचीन काल में ये कहां से था आपका, कोलकाता सोनार, बांग्लादेश से भी अटैच होता था, ये कहां तक था आपका, पेशावर पाकिस्तान, ठीक है भी। और पेशावर पाकिस्तान ही नहीं, ये अफगानिस्तान से भी जाता था भी, अफगानिस्तान खासकर खैबर दर्रे का हम जिक्र करते हैं ना, उस तक ये रास्ता आपका जाता था, ठीक है। प्राचीन काल में उत्तरापथ के नाम से इसको जाना जाता था। अब जीटी रोड तो पढ़ते थे, उससे पहले इसको मतलब नाम दिया गया ना इसको उत्तरापथ, क्या नाम दिया, उत्तरापथ के नाम से भी इसको जाना जाता था। पूछा गया था एक बार क्वेश्चन है भी जीटी रोड का प्राचीन नाम क्या था, तो उत्तरापथ के नाम से भी इसको जाना, सड़क ए आजम के नाम से भी इसको जाना जाता है, सड़क ए आजम। तो सड़क ए आजम भी किसका नाम है, आपकी जीटी रोड का नाम है। जीटी रोड किसने बनाया था, ये ग्रांट ट्रक रोड शेरशाह सूरी ने बनाया था। अभी आज जो हम फैसिलिटी ले रहे हैं ना, ये फैसिलिटी तो आपको ध्यान होना चाहिए उस समय ही लेके गए थे भी। तो सड़क ए आजम के नाम से भी जाना जाता है इसको, सड़क ए आजम के नाम से जाना जाता है, और सड़क ए बादशाही के नाम से, याद करना, जीटी रोड को हम सड़क ए आजम भी कहते हैं, सड़क ए बादशाही के नाम से भी जानते हैं, उत्तरापथ के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है भी। ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, जीटी रोड, ठीक है भी। एक चीज आप मेरे को बताओगे, कमेंट में लिख के जरूर बताओगे भी, जीटी एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 नगरों के बीच चलती है। जीटी, ये तो जीटी रोड का मैंने जिक्र किया है, ग्रांट ट्रक रोड जो शेरशाह सूरी ने जो बनाया था। जीटी एक्सप्रेस ट्रेन किन 2 नगरों के बीच चलती है, जीटी एक्सप्रेस ट्रेन, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए, इस चीज के बारे में। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, शेरशाह, आज हम देखते हैं ना भी, मैंने जिक्र किया था पिछली क्लास में भी, हरियाणा भारत का ऐसा राज्य है जिसके पर्यटन स्थल जो है वो सड़क के किनारे स्थित है, यानी राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे स्थित है। अरे आज की तो हम बात करते हैं, जीटी रोड जब बना था ना, ये ग्रांट ट्रक रोड बना था, उस समय भी इन चीजों को ध्यान में रखा गया था। शेरशाह सूरी ने जगह जगह हम पढ़ते हैं सराय बनवाई थी राहगीरों के लिए, किसके, राहगीरों के लिए जगह जगह सराय बनाई थी ताकि यात्रा को सुविधाजनक बनाया जा सके। उन सराहों की सराय जो बनाई थी, उन सरायों में भी रुकने के लिए भी अलग अलग जगह होती थी। अलग अलग जगह का मतलब है आदमी जिस हिसाब से जो था ना, अगर छोटा कर्मचारी था तो उसके रुकने के लिए छोटी जगह होती थी, बड़ा कर्मचारी अगर था तो बड़ी उसके लिए रुकने के लिए जगह होती थी। कोस मीनारे भी उसने स्थापित की ताकि पता चल जाता था भी हमने इतना सफर तय कर लिया और इतना सफर तय करना बाकी है। इसके अलावा आज जो हम पढ़ते हैं ना रोड के ऊपर, सिरसा इतना किलोमीटर, फतेहाबाद इतना किलोमीटर, दिल्ली इतना किलोमीटर, उस समय भी उसने जीटी रोड, ग्रांट ट्रक जो रोड था ना, उस रोड के दोनों किनारे क्या है, मतलब किनारों के ऊपर है ये ऐसे बोर्ड लगाए थे, साइन बोर्ड लगाए थे, किसने, शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी को वैसे तो मैं कभी शेरशाह सूरी वंश पढ़ाऊंगा तब उसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा शेरशाह सूरी के बारे में, परंतु उसके बारे में जितना कुछ पढ़ा जाए उतना ही क्या है, कम है। भारतीय इतिहास में एक अच्छे प्रशासक के रूप में हम किसको जानते हैं, शेरशाह सूरी को, जिसका
ध्यान होना चाहिए बाबर के समय में भी उसने बाबर के समय में भी कार्य किया था, और बाबर के बाद मृत्यु के बाद उसके बेटे हुमायूं के समय में भी उसने कार्य किया था, और हुमायूं को बाहर से बाहर करने का जो कार्य किया था वो भी किसने, शेरशाह सूरी ने किया था। किसने किया था? शेरशाह सूरी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह सूरी का जो बचपन बीता था वो नारनौल में बीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा है? हरियाणा में एचएमटी का कारखाना कहां पर स्थित है? हरियाणा में एचएमटी का कारखाना कहां पर स्थित है? शाहबाद है, पिंजौर है, पानीपत है, या फिर करनाल के अंदर? आप सब बच्चे जानते हैं पिंजौर पंचकुला में एचएमटी का कारखाना है भी। पिंजौर है, पंचकुला। पहले ये पिंजौर है ना 1995 से पहले किस में आता था? आपको ध्यान होना चाहिए, अंबाला में। इसलिए पुरानी किताबें अगर आप उठा के देखोगे ना, उसमें आज भी एचएमटी जो पिंजौर है उसको किस में दिखाया हुआ? अंबाला में दिखाया हुआ है। परंतु वर्तमान समय में ये किस जिले के अंतर्गत आता? आपका पंचकुला जिले के अंतर्गत आता है एचएमटी। एचएमटी का मतलब क्या होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स भी। क्या है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। ठीक है भी, ये आपको ध्यान, हिंदुस्तान मशीन टूल्स एचएमटी का क्या है? पूरा नाम है। भारत में 9 ऐसी जगह है जहां पर ये इकाइयां लगी हुई है भी। ठीक है भी, यानी भारत में कितनी जगह है? एक चीज आप नोट कर लेना, हरियाणा में एचएमटी का कारखाना कहां पर स्थित है? पिंजौर पंचकुला में है। ठीक है भी, क्या बनते हैं यहां पर? ट्रैक्टर के पार्ट बनते हैं भी। क्या बनते हैं? ट्रैक्टर बनते हैं। आपको ध्यान होना चाहिए, ट्रैक्टर और अलग अलग तरह के टूल्स बनते हैं, औजार बनते हैं। घड़ियां बनती थी, आपको ध्यान होना चाहिए, वॉच। वॉच जो हम पढ़ते हैं ना, हाथ कलाई घड़ी, वॉच जो पढ़ो आप, हाथ की जो घड़ी है वो एचएमटी की बहुत मशहूर होती थी। 1970-80 के दशक का हम जिक्र करें, उस दशक में तो बहुत ज्यादा क्या थी, इसकी डिमांड थी। जितने भी रसूखदार होते थे, बड़ी बड़ी हस्तियां होती थी, वो एचएमटी के घड़ी रखते थे भी। ठीक है भी, परंतु बाद में 1970-80 के दशक में तो बड़ी अच्छी पहचान बनी थी एचएमटी वॉच की। परंतु धीरे धीरे बाद में नई नई कंपनियां आई, टाइटन आ गई और जैसी कंपनियां, टाटा की टाइटन जो थी, तो बाद में उन कंपनियां आने के बाद में ये बहुत कॉस्टली थी एचएमटी, तो क्या हो गई थी, इसकी इमेज थोड़ी थोड़ी धूमिल हो गई। और भारत सरकार ने फैसला भी लिया, खास करके पिंजौर के अंदर एचएमटी जो वॉच बनती थी उसको 2016 में क्या कर दिया, बंद। एचएमटी की घड़ियां बनती थी पिंजौर के अंदर, परंतु 2016 में इसको क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, क्योंकि खर्चा ज्यादा था, इसकी डिमांड कम थी। क्योंकि घड़ी जो है ना, अब कोई नहीं रखता है। घड़ी का स्थान किसने ले लिया है? मोबाइल ने ले लिया। अभी किसने ले लिया है? मोबाइल ने घड़ी का स्थान ले लिया। तो ये चीजें आपको ध्यान होना चाहिए इस चीज के बारे में। 1970-80 के दशक में एचएमटी की घड़ियां बहुत मशहूर थी भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। एक चीज और नोट करते हैं चीज के बारे में। ठीक है भी, मैंने जैसे एक उपक्रम आपको बताया है अभी, एचएमटी का कारखाना हरियाणा में पिंजौर में है। इस तरह के भारत में 9 कारखाने हैं भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। कितने कारखाने? एचएमटी जो आपकी है ये भारत सरकार का उपक्रम है भी। किसका है? भारत सरकार का उपक्रम है। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए भी। उपक्रम मतलब समझते हो ना, सरकारी है। क्या है ये? सरकारी, भारत सरकार का उपक्रम है। घड़ियों की अगर मैंने बात की तो 1961 में, ठीक है भी, एक जापानीज कंपनी थी। 1961 का जैसे जिक्र करते हैं, 1961 में एक जापानीज कंपनी थी, सिटीजन वॉच। कौन थी? यानी 1961 में एक जापानी कंपनी थी भी। कौन सी थी जापानी कंपनी? सिटीजन वॉच भी। क्या थी? सिटीजन वॉच। सिटीजन वॉच के साथ मिलकर भारत के एचएमटी ने क्या है, घड़ियां बनानी शुरू की थी भी। ठीक है भी, परंतु बाद में घड़ियां बनानी इन्होंने, इकाइयों ने बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उनकी डिमांड नहीं रही। आप पढ़ते हो इकोनॉमिक्स में, हम पढ़ते हैं मांग और पूर्ति का जो नियम पढ़ते हैं। मांग हो, ठीक है, मांग और पूर्ति का जो नियम पढ़ते हैं। ठीक है भी, तो जापानी सिटीजन कंपनी की 1961 के सहयोग से क्या है, भारत में वॉच बननी शुरू हुई थी। पिंजौर में 2016 में क्या कर दिया था, इसको बंद, भारत में संपूर्ण ही बंद कर दिया। एचएमटी भारत सरकार का उपक्रम है। भारत में कितनी इकाइयां हैं? मैंने जैसे आपको बताया था भी 9 इकाइयां हैं अलग अलग। जैसे आपने पिंजौर पढ़ लिया, एक तो क्या पढ़ा है, पिंजौर का जैसे जिक्र किया है। नंबर 1 क्या पढ़ोगे आप? पिंजौर।
नंबर 1 क्या पढ़ोगे आप है, पिंजौर है। उसके बाद में आप पढ़ोगे नंबर 2 कौन सी है आपकी, बेंगलोर। बेंगलोर में कौन सी है, बेंगलोर के अंदर है जलाहाली। कौन सी है, जलाहाली जगह है। 3 नंबर आप पढ़ोगे हैदराबाद। क्या पढ़ोगे आप, हैदराबाद में भी यहाँ इकाई है। उसके बाद में आप 4 नंबर पढ़ोगे रानी बाग भी। क्या है, रानी बाग। ठीक है भी, ये कहां पर है आपका, हल्द्वानी। कहां पर है, हल्द्वानी। ये हल्द्वानी कहां पर है आपका, यूपी के उत्तराखंड में स्थित है। 5 नंबर जैसे आप पढ़ोगे मोहाली का जैसे जिक्र करते हैं, कहां पर पढ़ोगे आप, मोहाली। तो ऐसे अलग अलग क्या है स्थान है, जिन स्थानों के ऊपर क्या है आपकी इकाइयां लगी हुई है। अजमेर का जिक्र करते हो आप, एक क्या है आपका 6 नंबर जिक्र करोगे अजमेर है। 7 नंबर जिक्र करोगे श्रीनगर है, श्रीनगर। 8 नंबर जिक्र करोगे आप एर्नाकुलम है भी। ठीक है भी, एर्नाकुलम 8 नंबर कौन सा रहेगा आपका, एर्नाकुलम। 7 नंबर जो रहेगा आपका श्रीनगर। तो यहां पर स्थित एक तुमकुर है कर्नाटक के अंदर, कौन सा है। 9 नंबर जो जिक्र करोगे आप है तुमकुर भी। ठीक है भी, ये कहां पर है, कर्नाटक के अंदर है। यहां पर भी क्या है आपका एचएमटी का कारखाना है। तो भारत सरकार का ये सरकारी उपक्रम है। 9 जगह है जिसमें से पिंजौर जिक्र करते हो, जलाहाली बेंगलोर है, हैदराबाद में भी है, रानी बाग हल्द्वानी का जिक्र करते हो। कभी नैनीताल जाओगे तो नैनीताल जब जाते हैं तो वहां रास्ते में आपकी हल्द्वानी आती है। अल्मोड़ा जाओगे, रानी खेत अगर आप जाओगे, भीमताल देवताल ये जो जगह घूमने जाते हो ना, तो रास्ते में क्या आती है आपकी हल्द्वानी आती है भी। क्या आती है, हल्द्वानी। खासकर काठ गोदाम का हम जिक्र करते हैं। आप कभी दिल्ली से अगर आपको ट्रेन पकड़ के जाना हो तो आप कहां तक जाओगे, काठ गोदाम हल्द्वानी। उसके बाद आप नैनीताल जाओगे। ठीक है, तो रानी बाग हल्द्वानी में स्थित है। एक मोहाली का जिक्र करते हैं, अजमेर श्रीनगर है। एर्नाकुलम आपका केरल में है भी। कहां पर है, केरल। जहां पर केरल का क्या है आपको ध्यान होना चाहिए, हाई कोर्ट भी स्थित है। और एक तुमकुर है, कहां पर आपका, किस राज्य के अंदर आपका, कर्नाटक है राज्य के अंदर। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। ये पिंजौर में नहीं, भारत के अंदर 9 इकाइयां हैं ऐसी एचएमटी की। ठीक है भी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू कौन था। बार बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, यानी अंतिम हिंदू, प्रथम और अंतिम हिंदू कौन था। हेमू, अकबर, बाबर और हुमायूं। सब बच्चे जानते हैं हेमू प्रथम और अंतिम हिंदू था जो किसके ऊपर बैठा था, दिल्ली की ही गद्दी पर बैठा था। यानी दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम हिंदू जो था वो कौन था आपका, हेमू था भी। हेमू को किस उपनाम से जाना जाता है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भी। हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है, विक्रमादित्य। ठीक है भी, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य के नाम से भी इसको जाना जाता है। हेमू का जन्म हुआ था 1501 में और मृत्यु 1556। याद करना, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अभी क्या हुआ था, पानीपत का दूसरा युद्ध। अब देखो ऐसी घटनाएं आ जाती है, पूछा जाए आपसे। अब 4 घटनाएं आप ऐसे बना सकते हो, कैसी, एक चीज नोट करो। चलो कोई बात नहीं, पहले दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम और अंतिम हेमू था, हेमचंद्र विक्रमादित्य इसका नाम, इसने उपाधि ली थी। विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला कौन सा व्यक्ति था, ये 14वां व्यक्ति था। कौन सा था, 14वां व्यक्ति था। ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। चंद्रगुप्त द्वितीय ने भी क्या लेते, विक्रमादित्य की उपाधि। 14वां और अंतिम जो व्यक्ति था वो कौन था आपका, हेमचंद्र था। जन्म 1501 में हुआ था, मृत्यु 1556 में। इसका मकबरा भी अगर आपसे पूछे तो मकबरा कहां पर है, मकबरा। ठीक है भी, तो मकबरा के, इनका मकबरा जो जिक्र करें तो पानीपत के पास एक गांव है, पानीपत के पास है एक गांव है, उस गांव में सोंदापुर गांव है भी। कौन सा गांव है, सोंदापुर गांव। ठीक है भी, याद करना भी, कभी मौका लगे तो देख के भी आना। सोंदापुर गांव है पानीपत के पास, उस गांव में क्या है, इसका मकबरा है। किसका, हेमू का भी। किसका, हेमू का, क्योंकि 1556 में इसकी जो मृत्यु हुई थी कहां पर हुई थी, पानीपत के अंदर, पानीपत के तीसरे युद्ध में। अब एक चीज मैं जैसे आपको बता रहा था, इस चीज के बारे में भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। आप बच्चे याद कहते हैं ना भी, हमें सन याद नहीं होते, सनों को हम ढंग से लगाते नहीं भी, क्या है, सही तरीके से लगाने की कोशिश नहीं करते या याद है नहीं करते। अब एक चीज मैंने सन बोला था 1556 भी बोला था ना, 1556 में आपको ध्यान होना चाहिए हुमायूं की मृत्यु हुई थी भी। हुमायूं की
मृत्यु। सब बच्चे जानते हो हुमायूं की मृत्यु हुई थी 1556 में ही। अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। अभी क्या हुआ था? राज्याभिषेक। ठीक है भी, राज्याभिषेक हुआ था 1556 में ही। आपको ध्यान होना चाहिए पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था। अभी पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए, पानीपत का दूसरा युद्ध। और 1556 में ही एमू की मृत्यु हुई थी। भी क्या हुई थी? एमू की मृत्यु। तो डेट तो एक ही है ना, मतलब सन तो एक ही है आपका 1556, परंतु घटनाएं चार अलग अलग है, घट रही है। घटनाएं चार अलग अलग है, घट रही। इन घटनाओं को आप जोड़ने की कोशिश करो। सन याद करने का यही एक आसान तरीका है। आप ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को एक दूसरे के साथ अटैच करने की क्या किया करो, कोशिश किया करो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हुमायूं की मृत्यु 1556 में अकबर का राज्याभिषेक, बैरम खां के सरकसक में ये गद्दी पर बैठा था। 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था और 1556 में हेमू हेमचंद्र की मृत्यु हो गई थी। पानीपत के पास सोंदापुर गांव है, उस गांव में हेमू का क्या है? मकबरा है भी। ठीक है, तो ऐसे आपके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। ठीक है भी। अब मैंने एक दिन चीज आपको बताई थी भी, जो ये हेमू जो आपका है, हेमू 14वां ऐसा व्यक्ति था जिसने विक्रमादित्य की क्या ली थी? उपाधि ली थी भी। ये विक्रमादित्य क्या चीज है भी, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। विक्रमादित्य भी, विक्रमादित्य जो है ये आपके विक्रम प्लस आदित्य से बना है भी। विक्रम प्लस आदित्य समास से बना है भी, आदित्य समास। ये थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। यानी विक्रमादित्य है, ये विक्रम प्लस आदित्य समास से बना है, जिसका अर्थ क्या होता है? सूर्य के समान पराक्रमी। सूर्य के समान पराक्रमी, यानी पराक्रम का सूर्य, पराक्रम का सूर्य, ये इसका अर्थ होता है। अर्थात सूर्य के समान पराक्रमी, सूर्य के समान। सूर्य जो देखते हैं ना कितना पराक्रम होता है, तो सूर्य के समान पराक्रमी जो होता है, ये अर्थ होता है विक्रमादित्य का भी। क्या होता है? विक्रमादित्य का अर्थ होता है। तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान होना चाहिए। कोई भी शब्द है, हम देखते हैं हमेशा कोई उपाधियां दी गई है तो क्यों दी गई है, उसको अर्थ क्या है, उसका अर्थ हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। ठीक है भी। तो सूर्य के समान पराक्रम है, ये विक्रमादित्य का क्या है? अर्थ है भी। ठीक है भी। तो विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला 14वां व्यक्ति था आपका हेमू, जिसका जिक्र करते हैं। उसके बाद में और भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उन ऑप्शनों को भी आप पढ़ सकते हो। जैसे अकबर है, पढ़ सकते हो। अकबर एक ऐसा मुगल शासक रहा जिसका शासनकाल बहुत लंबा था भी। ठीक है। उसके बाद में बाबर पढ़ सकते हो, जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। हुमायूं है, वो किसका बेटा था? बाबर का बेटा था। और अकबर जो है वो किसका बेटा था? हुमायूं का बेटा था भी। और हुमायूं जो अब जिक्र करें, जिसे अकबर और बाबर के बीच में क्या संबंध था, तो दादा पोता का था भी। मैंने एक दिन एग्जाम पहले भी आपको बताया था, बादशाह वाला जो बताया था, उसको याद करना है, क्योंकि उससे हमारी बहुत सी उलझने जो है, हमारा बहुत सा जो क्वेश्चन क्या होते हैं, क्लियर होते हैं। ठीक है भी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा राज्य विधानसभा में कुल कितनी विधानसभा सीट है? कई बार क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये क्वेश्चन इस तरह का क्वेश्चन जो है। परंतु हरियाणा राज्य विधानसभा का जिक्र किया है, 90 है, 10, 5 और 25, 90 विधानसभा सीट है। हरियाणा के अंदर कितनी विधानसभा सीट है? 90 विधानसभा सीट है। ये चीज आपको ध्यान होना चाहिए। विधानसभा की आपकी 90 हैं। उसके बाद में जिक्र करें लोकसभा की कितनी है? 10 है लोकसभा की, 10। और राज्यसभा की कितनी? आपकी 5 सीटें में। ठीक है। राज्यसभा की कितनी है? 5 सीटें। आपको ध्यान होना चाहिए हरियाणा में एक सदन है। एक सदन का मतलब होता है यहां पर सिर्फ विधानसभा है, द्विसदनीय नहीं है भी। द्विसदनीय का मतलब होता है दोहरा सदन, अर्थात वहां पर विधान परिषद भी होती है भी। क्या होती है? विधान परिषद भी होती है। परंतु हरियाणा में सिर्फ विधान सभा है, एकल सदन है। 90 यहाँ पर विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें से 17 आरक्षित सीट है। कितनी आरक्षित सीट है? 17 आरक्षित सीट है। हरियाणा के किस जिले में सर्वाधिक विधानसभा सीट है? हिसार जिले में। कितनी है? आपको ध्यान होना चाहिए, 7 विधानसभा सीट है। हिसार जिले में कितनी विधानसभा सीट? आपको ध्यान होना चाहिए, 7 विधानसभा सीटें हैं।
जिसमें से आप हिसार का जिक्र कर सकते हो, नलवे का जिक्र कर सकते हो, आदमपुर का जिक्र कर सकते हो, हांसी का आप जिक्र कर सकते हो, नारनौद का आप जिक्र कर सकते हो, बरवाड़ा का जिक्र कर सकते हो, उकलाना का आप जिक्र। यानी हरियाणा का हिसार एक ऐसा जिला है जिस जिले के अंदर सर्वाधिक विधानसभा सीटें हैं, 7 विधानसभा सीटें हैं। सपोज करो आपको पूछे भी 6 विधानसभा सीट किस जिले के अंतर्गत है, तो 6 रहेगी आपकी फरीदाबाद में, किस में रहेगी, फरीदाबाद के अंदर है, और 6 ही आपकी सोनीपत में। यानी सोनीपत और फरीदाबाद हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिन जिलों के अंदर 6-6 विधानसभा सीटें हैं, जबकि हिसार एक ऐसा जिला है जिसके अंदर सर्वाधिक 7 विधानसभा सीटें। कम वाला अगर आपसे पूछे भी कम किसकी है, जिसमें से 2 पूछे तो पंचकुला भी, ठीक है भी, पंचकुला में 2 है, और जिक्र करें चरखी दादरी, चरखी दादरी में भी कितनी है, 2 विधानसभा सीट हैं, ठीक है भी। तो याद होना चाहिए लोकसभा की 10 सीटें हैं, लोकसभा की 10 सीटों में 2 आरक्षित सीटें भी, कितनी आरक्षित सीटें, 2 आरक्षित सीटें, और 5 राज्यसभा की सीटें हैं हरियाणा के अंदर। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा संसद के अंग है, ठीक है भी। लोकसभा को क्या कहा जाता है, निम्न सदन कहा जाता है, और राज्यसभा को ऊपरी सदन कहा जाता है। जैसे राज्य में हम पढ़ते हैं ना, राज्य में हमने पढ़ा विधानसभा होता है वो निम्न सदन होता है, और विधान परिषद जो होती है वो ऊपरी सदन होता है। क्या होता है आपका, ऊपरी सदन। तो इस तरह के अलग अलग जो आपकी क्या बनते हैं, क्वेश्चन बनते हैं, उन क्वेश्चनों के बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। हरियाणा जिले में ट्रैक्टर बनाने का कारखाना कहां पर है भी, यानी बनाने का कारखाना कहां पर है, तो कारखाना कहां है, गुरुग्राम है, फरीदाबाद है, पानीपत या फिर करनाल। आप सब बच्चे जानते हैं हरियाणा में ट्रैक्टर बनाने का जो कारखाना है वो फरीदाबाद के अंदर, खासकर इसको ट्रैक्टर का हम जिक्र करते हैं। किसका, इसको ट्रैक्टर जो बनते हैं वो कहां पर बनते हैं, हरियाणा के फरीदाबाद। एक चीज आपको ध्यान होना चाहिए, हरियाणा भारत का प्रथम स्थान है, भारत में क्या है इसका, भारत में प्रथम स्थान है किसमें, ट्रैक्टर उत्पादन में, किसमें, ट्रैक्टर उत्पादन में, ठीक है भी। आपको ध्यान होना चाहिए ऐसे क्वेश्चन भी। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य में सर्वाधिक ट्रैक्टरों का क्या होता है, उत्पादन होता है। ट्रैक्टरों की इकाई हरियाणा में कहां पर लगी हुई है, उत्पादन की इकाई का हम जिक्र करें फरीदाबाद में। कौन से ट्रैक्टर बनते हैं, तो आपको ध्यान होना चाहिए यहां पर इसको ट्रैक्टर बनते हैं। फरीदाबाद के अंदर आपको ध्यान होना चाहिए कृषि संयंत्र भी बनते हैं, हेरो कल्टीवेटर आदि का हम जिक्र करें तो ये भी आपके कहां पर बनते हैं, फरीदाबाद के अंदर बनते हैं। कहां पर बनते हैं, फरीदाबाद। इसके अलावा जैसे एचएमटी के ट्रैक्टर और एचएमटी के ट्रैक्टरों के पार्ट जो बनने की अगर बात आए ना आपकी, तब आपको क्या जवाब देना है, पिंजौर जवाब देना है। क्या देना है, पिंजौर जवाब देना है। तो ये ध्यान होना चाहिए, भारत का प्रथम स्थान है ट्रैक्टर उत्पादन में। और किस चीज में एक बार क्वेश्चन पूछा भी गया था, सैनिटरी, ठीक है भी, सैनिटरी उद्योग, ठीक है भी, सैनिटरी उद्योग में भी भारत में हरियाणा का प्रथम स्थान है। और सैनिटरी उद्योग है कहां पर, हरियाणा में, तो आपको ध्यान होना चाहिए झज्जर के बहादुरगढ़ में भी, झज्जर के बहादुरगढ़। तो हरियाणा भारत का सबसे बड़ा सैनिटरी सामान का उत्पादक राज्य भी है भी, ठीक है भी। तो ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपको एक दिन मैं करवाने की भी कोशिश करूंगा भी। हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान, हरियाणा का भारत में प्रथम स्थान भी किस किस चीज में प्रथम स्थान है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने जिक्र किया था भी, हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है, या हरियाणा भारत का प्रथम ऐसा राज्य है जिस राज्य के हर जिले के अंदर महिला पुलिस थाने हैं भी। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के अंदर सबसे पहले हर गांव के अंदर 1970 में बिजली पहुंचा दी गई थी। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिस राज्य के हर गांव को आपस में पक्की सड़कों के साथ जोड़ा हुआ है। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक ट्रैक्टरों का उत्पादन होता है। हरियाणा भारत का एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक सैनिटरी उद्योग विकसित है, अर्थात सर्वाधिक सैनिटरी सामान यहाँ पर बनता है। तो ऐसे अलग अलग तरीके के क्या बनते हैं, आपके क्वेश्चन बनते हैं, जिनको आपको क्लियर करना बहुत जरूरी है।
उसके बाद जैसे जिक्र करिए गुरुग्राम दे रखा है, पानीपत आपका दे रखा है, करनाल आपका दे रखा है, तो इनसे संबंधित भी आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। जैसे गुरुग्राम में क्या है, मारुति उद्योग है भी, क्या है यहाँ पर है, मारुति उद्योग है भी, ठीक है भी। उसके बाद में पानीपत का जिक्र करें तो यहाँ पर कंबल उद्योग है भी, क्या है, कंबल उद्योग है। उसके बाद में जिक्र करें करनाल में, तो करनाल में आपको ध्यान होना चाहिए पेंट उद्योग है भी, क्या है, पेंट, ठीक है, पेंट समझते हो ना, रंग रोगन, क्या है आपका, रंग रोगन उद्योग अगर हम जिक्र करें तो कहां पर आपका, करनाल के अंदर। लिबर्टी जूतों का हम जिक्र करते हैं, लिबर्टी जूते, तो लिबर्टी जूते भी कहां पर बनते हैं, आपके करनाल के अंदर बनते, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, हरियाणा का पेरिस के नाम से भी जाना जाता है करनाल को, ठीक है। करनाल विधानसभा क्षेत्र से विधायक कौन है, वर्तमान मुख्यमंत्री हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा के जो धान नगरी के नाम से भी जाना जाता है, वो किसको जाना जाता है, करनाल को भी, ठीक है भी, किसको जाना जाता है, करनाल को। पानीपत 3 प्रसिद्ध लड़ाइयों के लिए जाना जाता है और खासकर कंबल उद्योग भी है। भारतीय सेना को सर्वाधिक कंबल जो देता है ना, वो कौन देता है, आपका पानीपत देता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, बुनकरों का शहर कहा जाता है, भारत का वीवर सिटी के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही भी, बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन थे। क्लास आप सब बच्चों को कैसी लगती है मेरे को कमेंट करके आप सब बच्चे जरूर बताएं। इसी के साथ सभी बच्चों को जय हिंद जय भारत।